एग्जाम्पल 2 ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 8 इन -2 से 3। ये डोमेन है, मतलब इसके अंदर रेंज निकालना है। अगर हमने मान लिया ये नहीं दिया होता, केवल ये पूछा होता कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 8 इसका रेंज क्या है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हमने ऊपर रेंज में शुरू में लिखाया था कि अगर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज आ रहा था, तब तो आंसर ऐसे आ रहा होता है, खत्म हो जाता। बट यहाँ तो इसने क्या बोल दिया, डोमेन को कर्टेल कर दिया कि इसके अंदर रेंज बताओ। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे ये आ जाएगा। अब इसको अगर देखोगे तो इसके लिए a पॉजिटिव है, 3 है तो a पॉजिटिव है, और अगर d कैलकुलेट करोगे तो b² मतलब 4a² माइनस 4ac, ये कैलकुलेट करके देखो ऑफ कोर्स नेगेटिव है। a पॉजिटिव मतलब पैराबोला अपवर्ड, d नेगेटिव मतलब x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, तो पैराबोला अपवर्ड और x एक्सिस को टच या कट नहीं करा तो हमेशा ऐसे बनेगा। अच्छा, ये एफ एक्स ग्राफ नहीं, ये तो एफ डैश का ग्राफ है। ठीक है, एफ डैश एक्स पैराबोला है, एफ एक्स पैराबोला थोड़ा है, तो इसका ग्राफ बनाया। तो अगर हमने ये ग्राफ देखा तो इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस से हमेशा ही ऊपर है। और वैसे भी क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा मोस्ट वाली कि अगर ए पॉजिटिव हो जाए और डी नेगेटिव हो जाए तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, एफ डैश अगर हमेशा पॉजिटिव है तो वहां से क्या पता लगेगा कि एफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। एफ एक्स ये क्यूबिक इक्वेशन है, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके क्वाड्रेटिक आया। उस क्वाड्रेटिक को हमने देखा कि उसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो एफ का ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनना है वो फिर क्या बोलेगा कि ये इंक्रीजिंग कहाँ है, ये तो नीचे गया फिर ऊपर जा रहा है, ये कहाँ इंक्रीजिंग है। तो फिर तुमने ध्यान देना चाहिए कि हमने ये बोला कि एफ इंक्रीजिंग है, एफ मतलब ये, इसका ग्राफ तो हमने बनाया ही नहीं है, वो इंक्रीजिंग है जो भी बनेगा। ये तो जो ग्राफ बनाया है वो एफ डैश का बनाया है। एफ डैश के साइन से, एफ डैश का साइन मतलब ऐसा ही जीएन वाला साइन, एफ डैश के साइन से हम ये बताते हैं कि एफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ का हम साइन नहीं देखते, वो कुछ भी हो, एफ का तो हम ये बताते हैं, फंक्शन एफ एक्स का तो हम ये बताते हैं कि वो ऐसे बढ़ रहा है या घट रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, पॉजिटिव नेगेटिव किसका देखते हैं, एफ डैश का देखते हैं। एफ डैश का हम, एफ डैश से हमें क्या मतलब है, बस ये मतलब है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। एफ डैश में हम ये नहीं देखते कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है कुछ भी करे। अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो एफ एक्स का ग्राफ इंक्रीज करेगा, अगर एफ डैश नेगेटिव है तो एफ एक्स का ग्राफ डिक्रीज करेगा। इफेक्टिवली क्या बोला गया, एफ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करते हैं एफ डैश का साइन देख के, उल्टा नहीं करते, एफ का हम साइन नहीं देखते, या फिर हम एफ डैश का इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते। आई होप दिस इज क्लियर, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ओके, अगर एफ इंक्रीजिंग है तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो सारे पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, मतलब अभी तो ये मान सकते कॉन्टिन्यूस होते हैं सारे के सारे, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड इज कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है। हैंस रेंज इज एफ ऑफ -2 से एफ ऑफ 3, ये रेंज हो गया। अच्छा, बाई चांस अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि यहाँ पे इसने 3 पे ओपन लगाया होता तो कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे F3 पे ओपन लगा देते, बाकी सारी लॉजिक वही रहती। ठीक है, उसने -2 और 3 दोनों जगह यहाँ पे क्लोज लगाया है, यहाँ -2 और 3 दोनों जगह क्लोज लगाया है, तो हमने भी नीचे
यहाँ एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3 दोनों जगह क्लोज लगा दिया, ये क्लोज। ठीक है, अब एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब 2x² 9x 8, 2x² प्लस 9x प्लस 8, आई होप प्लस है, यस। ये तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा, रख दो -2, यहाँ से कितना आ जाएगा -8 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8 -18 प्लस 8, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया -10। एंड f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, रखो इसमें 27, 18, 27 प्लस 8, ये ठीक है, ये हो गया 54 और ये हो गया 26, सही है। तो 60, 80, 80 होगा, तो आंसर क्या होगा, रेंज इज -10 से 80, यही आंसर होगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल। फिर एक और एग्जांपल लिया। अच्छा, उससे पहले थोड़ा ऐसे देख सकते हैं नोट। अगर मान लिया हमने दो फंक्शन जोड़ रखा है, ठीक है, पहला फंक्शन इंक्रीजिंग है प्लस पहला फंक्शन इंक्रीजिंग प्लस दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो सम वाला फंक्शन आएगा वो भी इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, ये नोटेशन हम यूज करें इंक्रीजिंग के लिए। ये ऐसा नहीं है कि एक एरो और दो एरो जुड़ के एक ही एरो हो गया, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि दो एरो एक एरो कैसे बन गया। ये तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि पहला फंक्शन इंक्रीजिंग है, दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो सम वाला कंप्लीट फंक्शन आएगा वो भी इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड तो अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, जैसे माना e⁻x प्लस ln x, यही क्वेश्चन किया था। e⁻x हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ln x भी हमें पता है इंक्रीजिंग होगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ये आया था जो अभी क्वेश्चन किया था हमने, उसमें डिफ्रेंशिएट करके देखा था। ठीक है, अगर पहला फंक्शन डिक्रीजिंग है, दूसरा भी डिक्रीजिंग है, तो सम भी डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तीसरा, अच्छा इसका एग्जांपल, मतलब ये तो पहला हो गया, दूसरा इसके एग्जांपल के लिए चलो लिख ही लिया साथ में। फॉर एग्जांपल डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग ऐसे हो सकता है, मान लिया कि e⁻x है, e⁻x तो ऐसे बनता है डिक्रीजिंग, ठीक है, और एक cos इनवर्स x है मान लिया, तो ये भी डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग, तो सम भी डिक्रीजिंग ऐसे आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर हम इंक्रीजिंग के आगे एक माइनस लगा दें तो वो डिक्रीजिंग बन जाएगा। फोर्थ, अगर हम डिक्रीजिंग के आगे माइनस लगा दें तो वो इंक्रीजिंग बन जाएगा। फिफ्थ, अगर हम बोलें इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो ये तो बेसिकली कुछ भी नहीं, पहला ही लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस डिक्रीजिंग यहाँ से फोर्थ पॉइंट से इंक्रीजिंग हो गया, तो ये तो इफेक्टिवली क्या लिखा है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, तो ये भी इंक्रीजिंग। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, अगर हमसे पूछा है इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, सही है, ये तो बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो पूरा फंक्शन क्या होगा, तो इसके बारे में नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। मतलब जैसे हमने ये ऊपर वाला पांचवें पॉइंट में हमने लिखा कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है और घटा दिया दोनों को, तो जो रिजल्टिंग पूरा फंक्शन आएगा वो इंक्रीजिंग ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये दोनों फंक्शन कौन कौन से, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है तो घटाने पे ऐसे इंक्रीजिंग ही बनेगा, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। छठे में हमने क्या बोला कि अगर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है तो हम कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल सकता कि आंसर ये आएगा, जो आंसर आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन कौन कौन से। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में ये पूरा मिलकर इंक्रीजिंग आ जाए, फिर अगर हमने फंक्शन चेंज कर दिया तो हो सकता है पूरा डिक्रीजिंग आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना आए, मतलब कुछ देर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, ऐसा भी आ सकता है। इसलिए हमने बोला कि जब तक हमें फंक्शन नहीं बताया जाएगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लिया हमें फंक्शन बता दिया उसने, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बता दिया और एक डिक्रीजिंग फंक्शन बता दिया। फॉर एग्जांपल मान लिया जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन ln x हो गया और डिक्रीजिंग फंक्शन -x हो गया, -x डिक्रीज करेगा। तो अगर हमें ऐसा फंक्शन बता दिया जाए तो फिर हम इसको ये देख के नहीं बोलेंगे ये इंक्रीजिंग है और ये पूरा -x डिक्रीजिंग है, तो कुछ नहीं बोल सकते।
गलत हो गया, क्योंकि अब तो हमें फंक्शन बता दिया गया, तो अब तो हमें बोलना पड़ेगा। अब कैसे बोलेंगे, वही डिफ्रेंशिएट वगैरह करो, वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है।